हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज का हमारा विषय है विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में। इस टॉपिक को यहाँ लेने का मकसद क्या है, यहाँ पढ़ाने का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता दूँ पहले कि अगर हमें पूरे विश्व के कृषि के बारे में जानना है, वहाँ की वर्षा के बारे में जानना है, वहाँ के औद्योगिकीकरण के बारे में जानना है, ठीक है, और वहाँ के पशुपालन को जानना है, वहाँ किस तरीके के व्यवसाय हो रहे हैं उसको जानना है, तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ के नदियों के बारे में, पठार के बारे में, मरुस्थल के बारे में, ये सारी की सारी जानकारियाँ हमें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मिल सकती हैं। ज़्यादातर हम फोकस ये करते हैं कि जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, वो उन लोगों को शुरुआत जो है वो कॉन्सेप्ट से ही करनी चाहिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो कोचिंग संस्थान वाले हैं या जो टीचर्स हैं, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये है कि आपको फैक्ट के साथ साथ, वहाँ फैक्ट ज़्यादा नहीं रहते हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट रहता है कि आखिरकार बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर भूगोल से रिलेटेड बात करें, वायु के द्वारा किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, जल के द्वारा किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, बारिश कैसे होती है, कहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया गया होता है। इसलिए एनसीईआरटी को कहा जाता है कि पढ़िए, वो बेस है, वो नींव है। तो यही एक कारण है कि आप कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो जो उसके साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं वो भी याद होते हैं। अगर आप डायरेक्टली फैक्ट को याद करना शुरू करेंगे, अगर सूचनाओं को आप रटना शुरू करेंगे तो ठीक है, थोड़ी सूचनाएं हों तो आप रट करके काम चला लेंगे, लेकिन इतनी सारी अथाह सूचनाएं हैं, उनको हम याद करके काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें उनको कॉन्सेप्ट से लिंक करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट ही हमें याद रहते हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट के जो फैक्ट हम याद करते हैं वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। अगर आपको फैक्ट को, सूचनाओं को अच्छे से याद रखना है तो उसके पीछे छिपे उसके बेस, उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना होगा। जैसे अगर हम गणित की बात करें, गणित में आप ट्रिक याद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रिक भूली वैसे ही आप जो है सवाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा है, उसका बेसिक समझा है, तो कहीं पर भी कभी भी कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए, आप उसको कर पाएंगे, बता पाएंगे और कभी भूलेगा नहीं। जन्मांतर निकल जाएंगे, आप रहें या ना रहें, लेकिन वो बेसिक जो है वो रहेगा। और अगर आपने बेसिक से पढ़ाई की हुई है, अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई की हुई है, तो वो कभी भूलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि सूचनाएं याद करनी हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन अगर उन सूचनाओं को कॉन्सेप्ट के साथ में उसके याद कर रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होगा। और वही इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया हुआ है कि अगर इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हमें पूरे विश्व के जलवायु के बारे में एक मोटा अध्ययन, एक मोटा जानकारी हमें मिल जाती है, जिससे हम अनुमान लगाकर, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो आप वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आंकड़े आधारित, अनुमान आधारित होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पर काम किया, कॉन्सेप्ट लगाया, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं भी आते हैं लेकिन फिर भी हम हल कर ले जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो ये टॉपिक जो थोड़ा सा टफ भी लगता होगा लोगों को, और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे इस पर कोई ज़्यादा विशेष पढ़ाया भी नहीं गया है, इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं है। कोशिश करते हैं कि हम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप एक ये चार्ट देख पा रहे होंगे, इस चार्ट को पहले थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्स यहाँ पर देख रहे होंगे। एक ये नीचे है, एक ये ऊपर है, ठीक है। 9 2 11, तो 11 जलवायु प्रदेशों में हम पूरे विश्व को बांटते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में हम
लगभग विषुवतीय जो जलवायु है, विषुवत रेखीय जलवायु है, उसकी बात करते हैं। 10 से 30 के बीच में हम देखते हैं यहाँ पर कि मरुस्थलीय है, सूडान या सवाना तुल्य है, या मानसूनी जलवायु है। 30 से 45 के बीच में भूमध्य सागरीय, स्टेपी तुल्य, चीन तुल्य है। 45 से 65 के बीच में ब्रिटिश तुल्य, साइबेरियन तुल्य और लॉरेंसियन तुल्य है। और 65 से 90 के बीच में हम लोग ध्रुवीय जलवायु की बात करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे ही हम देखेंगे, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह हम दक्षिण की तरफ भी 0 से 10 जाएंगे, 10 से 30 जाएंगे, 30 से 45 जाएंगे, 45 से 65 जाएंगे और 65 से 90। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि मरुस्थलीय जलवायु कितने अक्षांश में पाई जाती है, तो 10 से 30 में। अब एक सवाल यहाँ पर ऐसे फंस सकता है, ऐसे आप फंस सकते हैं कि देखिए वो पूछ तो लिया 10 से 30 के बीच में, लेकिन महाद्वीपों के किस किनारे पर, महाद्वीप के किस क्षेत्र पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इस वाले की भाग की बात करेंगे तो ये जो है, जैसे मानसूनी जलवायु की बात करते हैं, तो ये जब आप महाद्वीप, अब इसको पढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये पढ़ाने के पहले सबसे पहले आप जाइए अपना जो है ऑक्सफोर्ड का या जो भी आपके पास मैप का जो किताब हो, मैप की किताब को खोलिए और वर्ल्ड मैप खोलिए वहाँ पर, ठीक है। वर्ल्ड मैप में जहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की गई हो, ठीक है, कि यहाँ से कर्क रेखा है, यहाँ से आपका शीतोष्णकटिबंधीय है, यहाँ से उष्णकटिबंधीय है, यहाँ से ऊपर आपका शीतकटिबंध है। तो इस तरीके से आप उसको देखिए कि 0 से 10, 10 से 30, 30 से 45, 45 से 65, 65 से 90 पर कौन से क्षेत्र आते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैप जरूरी है, तो मैप ले करके ही आप इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि जो महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे हैं वो जैसे 10 से 30 के बीच में आएगा मानसूनी जलवायु। तो आप मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप में देखिए कौन सा महाद्वीप जो है वो मानसूनी में आएगा और महाद्वीपों में कौन सा एरिया 10 से 30 के बीच में आता है, और उस एरिया में कौन से देश हैं जो 10 से 30 के मध्य स्थित हैं, वो आप देखिए मैप में कहीं पर भी देख लीजिए। चाहे आप उत्तरी अमेरिका देखिए, चाहे आप दक्षिण अमेरिका देखिए, चाहे आप एशिया देखिए, चाहे यूरोप तो आएगा नहीं, क्योंकि यूरोप कहाँ पर पड़ता है, यूरोप तो आपका मध्य में पड़ता है ना। यूरोप यहाँ पर क्या पड़ेगा, मध्य में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किनारे की अगर बात करें तो किनारों में तो आएगा नहीं, वो मध्य में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मानसूनी जलवायु जहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, 10 से 30 के बीच में, 10 से 30 के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर। अब आप उत्तरी अमेरिका का 10 से 30 के बीच में पूर्वी किनारा देखिए मैप में, आप देखिए 10 से 30 के बीच में कौन कौन से देश आते हैं। उन देशों में जो देश होंगे उनको आप लिखिए और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। आप दक्षिण अमेरिका में आइए, दक्षिण अमेरिका में देखिए 10 से 30 के बीच में मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, उनके नाम लिख लीजिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश, निम्न में से कौन से देश मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और उस मानसूनी जलवायु प्रदेश की विशेषताएं क्या हैं, या चीन तुल्य जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, या कहीं से भी किसी भी जलवायु प्रदेश की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछ लेगा। वो वहाँ उस जलवायु प्रदेश में कौन से देश आते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि 30 से 45 के बीच में ये आएंगे, तो ये आपके पूर्वी किनारे पे आएगा, ये आपका पश्चिमी किनारे पे आएगा। अब जैसे एक और मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे दूँ, 10 से 30 के मध्य में आप देखिए मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, और मरुस्थलीय जलवायु 10 से 30 के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर आइए। आप महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका पे आइए। उत्तरी अमेरिका में देखिए आप 10 से 30 के बीच में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। 10 से 30 के मैक्सिमम लगभग 10 से 30 के मध्य में ही ये मरुस्थल मिलेंगे, चाहे आपका सोनोरन हो, चाहे आपका चिहुआहुआन हो, ठीक है, मोजावे हो। ये जो आपके मरुस्थल हैं वो आपके 10 से 30 के बीच में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में मिलेंगे। तो देखिए हमें जानकारी मिल गई ना कि 10 से 30 के मध्य में ही महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में हमें मरुस्थलीय जलवायु देखने को मिलती है। ये तो उत्तरी अमेरिका की बात हो गई। दक्षिण अमेरिका में देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में जो देखेंगे आप, जैसे कि आपका अटाकामा हो गया, ठीक है। आप इसके अलावा आप देखिए जैसे आपका ब्राज़ील के पास में जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सहारा मरुस्थल है उसका ज़्यादातर पश्चिमी एरिया जो इसी के अंतर्गत आता है। आप जब एशिया में जाएंगे तो एशिया में देखेंगे सऊदी अरब में जो पाए जाते हैं, इराक ईरान में जो पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके मरुस्थल पाए जाते हैं वो भी क्या है,
वो भी तो एक तरीके से देखा जाए तो एशिया का कौन सा क्षेत्र होगा, एशिया का पश्चिमी क्षेत्र होगा। ये आपका जो अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप किस में आएगा, एशिया में आएगा। और एशिया के किस क्षेत्र में आएगा, पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, पश्चिमी भाग में आएगा। और पश्चिमी भाग में किस में आएगा, 10 से 30 के अंदर, अर्थात 10 से 30 की अक्षांशों के अंदर ही ये आएगा, देखिएगा। तो इस तरह से हम जानकारी कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ में आपने पढ़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ों को याद करना उतना कठिन है, जितना जैसे कि हम लोग सीधा रट्टा मारना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सही काम को उल्टे तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही दिशा में करिए। तो इस तरह से आप जो है ये जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे अब 30 से 45 के मध्य में भूमध्य सागरीय क्षेत्र आएगा, और ये किस में आएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी एरिया पे आएगा। ऐसा ही 45 से 65 के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी एरिया पे ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है, और ये मध्य वाली हो गई। ठीक है, ये चीन तुल्य हो गई। चीन तुल्य जो होगी वो 30 से 45 के मध्य में होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे के सारे 11 जलवायु प्रदेश हैं, और इन प्रदेशों में मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग जान करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम 2 क्षेत्रों की बात करेंगे। एक तो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करेंगे, और दूसरा हम मानसून से शुरू करेंगे, मानसूनी जलवायु से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, 0 से 10 के मध्य हम देखते हैं यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जैसे एग्जाम पूछता है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर विशेषताओं को रखा है। जैसे विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर तापमान कैसा है, उच्च एवं समान तापमान। आप देखेंगे 0 से 10 के बीच में यहाँ का तापमान बहुत ही उच्च होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत सीधी पड़ती हैं, इस वजह से तापमान उच्च होता है। और साथ ही साथ यहाँ तापांतर ना के बराबर, तापांतर नगण्य होता है। तापांतर का मतलब क्या होता है, जहाँ गर्मी और ठंडी के बीच में गैप ज़्यादा हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, लगभग समान तापमान पाया जाता है। ठीक है, लगभग समान तापमान देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ITCZ का विकास होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, हिंदी में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। ये क्या है, ये कैसे बनता है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। और निम्न वायुदाब इस क्षेत्र में कैसे विकसित होता है, जैसे अब सूर्य की लंबवत सीधी किरणें जब इस क्षेत्र में पड़ती हैं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। तो जब गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और अगर इस क्षेत्र में सागरीय क्षेत्र है, तो सागरीय क्षेत्र से क्या होगा, जल का वाष्पीकरण लेकर के होगा, और वो वाष्प के रूप में जल ऊपर जाएगा। साथ ही साथ जब नीचे का स्थान खाली हो जाएगा, तो यहाँ कैसा क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब। क्योंकि वायु रह नहीं गई यहाँ पर, तो दाब यहाँ पर नहीं रहेगा, तो उस क्षेत्र को बोलेंगे निम्न वायुदाब का क्षेत्र। इसी को बोलते हैं ITCZ। और साथ ही साथ इसी निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए जो उच्च अक्षांश हैं, जैसे हम उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर बात की 0 से 10 में, तो 10 से ऊपर की, ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि ऊपर की जो उच्च अक्षांशों से जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, वो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो, दोनों जगह से हवाएं आएंगी। और आने के बाद चूंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। संवहन का मतलब क्या है कि वायु गर्म हुई, गर्म होने के बाद ऊपर उठी, और वहाँ पर जब जगह खाली हुई तो जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आकर के बैठी, उसके साथ उस स्थान को भर दी। उसके बाद फिर वो हवाएं गर्म हुई, फिर ऊपर उठी। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाता है। तो ये देखिए संवहन की क्रिया हो गई, वायु गर्म हुई, ऊपर उठी, उस जगह को भरने के लिए ठंडी वायु आई और उस जगह पर वो आई, और उसके बाद फिर वो दोबारा गर्म हुई, फिर ऊपर। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाता है, संवहन चक्र जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ वर्षा भी मोस्टली कैसी होती है, संवहनीय। वायु गर्म हुई, अपने साथ आर्द्रता लेकर के ऊपर गई, जब ऊपर उठी तो वहाँ ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद उसमें संघनन हुआ, संघनन के पश्चात वहाँ पर बारिश हुई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विषुवत-रेखीय प्रदेश, जैसे पूछेगा कि संवहनीय वर्षा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, ऐसे पूछेगा प्रश्न। तो ये कैसी विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है, कैसी वर्षा, संवहनीय वर्षा। ठीक है, इसके साथ साथ आर्द्रता भी अधिक होती है, चूंकि जो गर्म हवा गई, वो गर्म हवा अपने साथ साथ वहाँ के जल को भी लेके गई, वाष्प के रूप में जो वाष्पीकरण हुआ उसको भी तो अपने साथ लेके गई। तो उस वायु में यहाँ आर्द्रता भी अधिक होती है। और जिस वायु में आर्द्रता अधिक होती है, जब वो क्या होगा, जब वो संतृप्त हो जाएगी वायु, तो क्या होगा, संतृप्त का मतलब क्या है कि उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्द्रता अधिक, वायु में जब आर्द्रता अधिक होगी तो संघनन बड़ी तेजी से होगा, और संघनन बड़ी तेजी से होगा तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो है तड़ित झंझा के साथ, मतलब हम कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म, बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पर होती है, गरज के साथ बारिश यहाँ पर होती है।
ठीक है। और जब बारिश बहुत अच्छी होगी, टेम्परेचर भी अच्छा मिलेगा, तो जीवधारियों को और क्या चाहिए, अच्छा तापमान चाहिए, बारिश चाहिए, ताकि प्रकाश, जैसे हम अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पतियों पेड़ पौधों में क्या हो, तापमान बढ़िया चाहिए, उनको पानी चाहिए, दोनों चीज़ें जब बढ़िया मिलती हैं तो ऐसे में यहाँ पर वृक्ष, तरह तरह की जो वनस्पतियाँ हैं वो होती हैं। और हमेशा इस तरह के जंगल जो है वो, क्योंकि डेली प्रतिदिन बारिश होती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर के जो वन है वो सदाबहार हो जाते हैं। सदाबहार का मतलब क्या है कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेशों में 0 से 10 अंश अक्षांश के मध्य में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से अगर प्रश्न पूछे तो अभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जैव विविधता, अब जैव विविधता कहाँ पर अधिक होगी, जहाँ पर जीवों को रहने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध होंगी, वहीं पर तो जैव विविधता अधिक होगी, ठीक है। और जीवधारी ज़्यादातर टेम्परेचर उनको अधिक मांग, जहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक उनको रहता है वो टेम्परेचर उनको चाहिए और बारिश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैव विविधता, अब जैव विविधता जैसे आपने देखा कि यहाँ जब पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। इन उत्पादक को खाने के लिए कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने के लिए, इनका भक्षण करने के लिए द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस तरीके से यहाँ पर खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल भी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का जो है निवास स्थल भी ये होता है, यहाँ निवास कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए उचित दशाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक जलवायु या जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है, तो आप बता दीजिएगा विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तभी कई बार पर्यावरण प्रश्न पूछता भी है कि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, जैव विविधता में कमी आती है, जैव विविधता बढ़ती है या घटती, इस तरीके से पूछता है। तो याद रखिएगा, निम्न अक्षांशों से जब हम उच्च अक्षांशों की तरफ चलेंगे तो जैव विविधता में कमी आती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, बारिश में कमी आती जाएगी, तो उचित दशाएं जीवों के लिए नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से प्रजातियां तो होंगी लेकिन उस विशेष क्षेत्र में, उस विशेष जलवायु में पाई जाने वाली ही आपको प्रजातियां मिलेंगी, ना कि विभिन्न तरह की। तो यहाँ पर हमें विभिन्न तरह की जो है प्रजातियां, चाहे पेड़ों की हों चाहे जंतुओं की हों, वो मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी सर्वाधिक होती है। और वृक्षों का विकास यहाँ पर संस्तरों में होता है, अर्थात लेयर्स में होता है। सबसे नीचे छोटे पौधे, लताओं वाले पौधे, झाड़नुमा पौधे, फिर उसके ऊपर ऊंचे पौधे, फिर उसके ऊपर ऊंचे पौधे। इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार तो इन जंगलों में, सदाबहार जंगलों में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है धरातल पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने जंगल यहाँ पर होते हैं, ठीक है, इतने घने जंगल होते हैं। रीज़न यही होता है कि यहाँ जो है सबसे ऊपर वाला जो वृक्ष है उसको तो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो कर पा रहा है, नीचे वालों में समस्या होती है, उनके पास पानी तो अधिक है, पानी अधिक है, लेकिन उनको वाष्पोत्सर्जन कैसे करना है, तो वाष्पोत्सर्जन करने के लिए वो अपनी पत्तियों को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो बड़ी पत्तियों वाले वृक्ष, तो विभिन्न तरीके की वनस्पतियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की जीव जंतु भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जैव विविधता भी बढ़िया देखने को मिलती है और वृक्षों का विकास संस्तरों में, लेयर्स में भी होता है, ठीक है। अब यहां से पूछ लेगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि महोगनी किस प्रकार का वन है, महोगनी कैसा वृक्ष है, किस प्रकार के वन का वृक्ष है, तो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश का ये वृक्ष है। तो इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एबोनी हो गया, महोगनी हो गया, सिनकोना हो गया, रबड़ है, बांस आदि जो प्रमुख वृक्ष हैं वो कैसे हैं, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कुछ क्षेत्रों के, जैसे दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है। अब आप मैप में देखिए, दक्षिण अमेरिका निकालिए और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र देखिए, कौन सा क्षेत्र देखिए आप, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग विषुवत-रेखीय ना, तो 0 से 10 के बीच में देखिए, तो 0 से 10 में दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन आएगा। 0 से 10 में कौन आएगा, अमेजन बेसिन, अर्थात विषुवत-रेखीय जलवायु में कौन आएगा, अमेजन बेसिन, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका का जो कांगो वाला क्षेत्र है, कांगो गणराज्य वाला कांगो बेसिन, वो भी किस में आएगा, विषुवत-रेखीय जलवायु में आएगा। इसके साथ साथ दो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप हैं। अब देखिए मैं जो जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में मैप है, जैसे अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन आएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, आपका थाईलैंड है, आपका इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप वाला भाग है वो पूरा आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये सारे के सारे दक्षिण पूर्व एशिया के जो छोटे छोटे बहुत सारे, चूंकि ये क्षेत्र पूरा द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करेंगे तो लगभग 13,000 द्वीप यहाँ पर हैं,
ठीक है। तो ये क्षेत्र भी किस में आएगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में, अर्थात 0 से 10 के बीच में, ठीक है। जो न्यूगनी वाला एरिया है वो भी इसमें शायद आता है, आप मैप पे इसको जरूर देखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में। यह क्षेत्र है 10 से 30 अंश महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूं 10 से 30 अंश अक्षांश महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, तो आप जस्ट 10 से 30 के बीच में देखिए, और इसके साथ साथ महाद्वीप के पूर्वी किनारे, क्योंकि मानसूनी जलवायु प्रदेश कहां पर है, पूर्वी किनारे पर है ना। इस चार्ट पे देखिए, ये पूर्वी है, ये मध्य है और ये पश्चिमी है, ठीक है। तो आप पूर्वी किनारे पे देखिए मानसूनी जलवायु प्रदेश। आप 10 से 30 के बीच में कौन कौन से देश आते हैं वो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको पता रहेगा कि मानसूनी जलवायु के अंतर्गत निम्न देश आते हैं। हम यहाँ पर हालांकि आपको बता रहे हैं कि जैसे हम एशिया की बात करेंगे तो एशिया में भारत है, पाक है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, दक्षिणी चीन है, फिलीपींस द्वीप समूह, ये सारे के सारे किस में आएंगे, मानसूनी जलवायु प्रदेशों में आएंगे। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में है। अब ये व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं जैसे मैंने बताया कि जब इस क्षेत्र में 0 से 10 के बीच में जब अधिक तापमान होगा तो यहाँ की हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठेंगी, ऊपर जाएंगी, तो नीचे का क्षेत्र खाली हो जाएगा। इस खाली क्षेत्र को भरने के लिए बाहर से उच्च अक्षांशों से ऐसे हवाएं आएंगी। तो ये उच्च अक्षांशों से जो हवाएं आती हैं इनकी दिशा तो होना चाहिए उत्तर से मध्य विषुवत रेखा की तरफ, लेकिन इनकी दिशा कैसे हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर आपको ग्लोब में बताऊँ, ठीक है। ये विषुवत रेखा 0 कितना है, मानसूनी है आपका 10 से 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10 से 30 हम ले जाएंगे, या 0 से 30 ले जाइए आप, ठीक है। 0 से 30 अर्थात 0 से 30 का मतलब क्या है, यहाँ उष्ण जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है और जो मकर रेखा उसके बीच का क्षेत्र पूरा आ गया, ठीक है। उसके पूरे बीच का क्षेत्र जो है वो आपका मानसूनी में आ गया। मानसूनी में, लेकिन मानसूनी में कौन सा, महाद्वीपों का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं, जब यहाँ पर हवाएं ऐसे उठी तो इस हवा को भरने के लिए ऊपर से जो हैं हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। इस जगह को भरने के लिए हवाएं इस तरह से चलती हैं। अब ये हवाएं चलने का रीज़न, इनकी दिशा का रीज़न कोरियोलिस बल भी होता है, हालांकि मैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ऊपर से हवाएं इन निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, तो उनको भरने के लिए दोनों अक्षांशों से हवाएं ऐसे निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। इनको हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं, क्योंकि इन्हीं हवाओं के माध्यम से विश्व में व्यापार जो है वो होता था। हालांकि अब तो नहीं ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि पहले पाल वाले जहाज होते थे, ठीक है, पानी वाले, इसलिए इन्हीं हवाओं के माध्यम से सारे वो लोग चलते थे, ठीक है। इसलिए इनको व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स बोला गया है। हालांकि जब विंड्स के बारे में बताएंगे तब ऊपर ज़्यादा डिटेल में बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण चीन, फिलीपींस द्वीप समूह, क्यूंसलैंड के तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूंसलैंड का तटीय भाग है वो भी आपका इसी 10 से 30 के मध्य मानसूनी जलवायु के बीच में आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश, ये क्षेत्र जो हैं वो मानसूनी के अंतर्गत आते हैं एशिया में। याद रखिएगा कहाँ पर, एशिया में। दूसरी बात, जब हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आप 10 से 30 के मध्य देखिए, 10 से 30 के मध्य में कौन सा, पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो आपको कौन मिलेगा, आपको मध्य अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। वही मैक्सिको के बीच में, पनामा के बीच में जो कैरेबियन द्वीप समूह है ना, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, मध्य अमेरिका बोलते हैं। मैक्सिको का भी क्षेत्र इस पे आएगा, इस पे वेस्ट इंडीज भी आएगा, हैती भी आएगा, डोमिनिका भी आएगा, डोमिनिका गणराज्य भी आएगा, क्यूबा भी आएगा। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो सारे के सारे आपके मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का वो क्षेत्र जो 10 से 30 के मध्य में आता है, वो सारे के सारे जगहें, क्षेत्र हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। अब आप दक्षिण अमेरिका के मैप में आ जाइए, वहां पर आपको 10 से 30 के बीच में देखना है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में 10 से 30 के बीच में आपको ब्राजील का तटीय क्षेत्र मिलेगा, और जो जैसे जो हाईलैंड्स हैं और उसके बगल में जो कुछ हाईलैंड्स हैं, उच्च प्रदेश हैं, उनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी आपके इसी मानसूनी जलवायु प्रदेश में आते हैं, 10 से 30 के मध्य में आते हैं। अब हम अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका का जो इथोपिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, इथोपिया वाला क्षेत्र जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देखेंगे कि इथोपिया मिलेगा, सोमालिया मिलेगा। तो ये आपके सारे के सारे 10 से 30 के मध्य में है, अर्थात यहाँ पर कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है यहाँ पर। अब हम चूंकि हमने क्षेत्र तो देख लिया, अब इस क्षेत्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे इनकी विशेषताएं क्या हैं कि यहाँ पर उष्ण तथा आर्द्र ग्रीष्मकाल, जो गर्मी की ऋतु होती है वहाँ पर गर्मी भयंकर होती है और साथ साथ गर्मी में कभी कभी आर्द्रता भी होती है अधिक, जैसे हम उमस कहते हैं, ठीक है। उमस भरी गर्मी बहुत ही खतरनाक होती है। रीज़न, क्योंकि अगर गर्मी है, जैसे हम माने कि आपका मई जून जुलाई की बात करें हैं,
जून के मुख्य भाग के, अगर मुख्य महीने की बात करें, मुख्य माह की बात करें तो जून में क्या होता है, भयंकर गर्मी होती है, बहुत गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन उसका वाष्पीकरण भी हो जाता है क्योंकि वायु में आर्द्रता उतनी नहीं रहती है। ठीक है, तो वो कैसी होगी, उष्ण होगी। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना आता है, गर्मी तो भयंकर होती है, गर्मी के साथ साथ चूंकि बारिश हो चुकी होती है तो जो वायु है, जो उसमें क्या है, नमी की हो गई, उसमें नमी की मात्रा बढ़ गई, आर्द्रता बढ़ गई। तो उसके पास जब आर्द्रता पर्याप्त हो जाती है तो जब हमारा पसीना निकलता है तो वो पसीना सोखता नहीं है। सोखने का रीज़न ये है कि जब वायु में आर्द्रता पर्याप्त है तो वो और अधिक आर्द्रता अपने में ग्रहण नहीं कर पाती, तो वो पसीना जो है हमारी देह पे ही रह जाता है और बहुत ही इरिटेट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस मानसूनी जलवायु प्रदेश में इस तरीके की कंडीशन भी मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शुष्क एवं शीतल शीतकाल, तो जो सर्दी होती है, सर्दियों में बारिश तो बहुत ही ना के बराबर होती है, ना के बराबर देखने को मिलती है, शुष्क मौसम होता है और बहुत ही भयंकर ठंडी देखने को मिलती है। कौन से जलवायु प्रदेशों में, मानसूनी जलवायु प्रदेशों में। तो हमने ये जो विशेषताएं बताई, ये विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है। आप भारत में हम लोग रहते हैं तो देखते हैं, जितने भी मैंने देश यहाँ पर बताए, जो मैंने क्षेत्र बताए, सब जगह पर लगभग यही कंडीशन होगी। तो अगर आपने किसी एक जलवायु प्रदेश को पढ़ दिया तो सारे के सारे देशों की जलवायु के बारे में आपको जानकारी हो गई। आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि हाँ 10 से 30 के बीच में ये वाला एरिया आता होगा, पूछ लेगा, तो आप उस कॉन्सेप्ट बेस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आपका अनुमान आंकड़ा भी काम करेगा। पूरी तरीके से तुक्का मारेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बेस अनुमान आधारित तुक्का लगाया है तो उसके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान पूरे वर्ष ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। और ऋतुएं कैसे बदलती हैं, जब हम देखते हैं कि कर्क रेखा कभी उत्तर कर्क रेखा, या हम कहें कि जो ITCZ है, वो ITCZ कब स्थापित होता है, उत्तरी गोलार्ध में जून के समय में। जून के समय में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ITCZ लगभग हमारे भारत की बात करें तो मध्य से गुजरता है, मध्य में स्थित हो जाता है और यहाँ पर फिर संवहनीय वर्षा होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि तापमान जो है ऋतुओं के अनुसार बदलता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की तरफ खिसक जाता है, तापमान अधिक होता है, और जब सूर्य दक्षिणायण होता है तो नीचे की तरफ जो है ये ITCZ रेखा खिसक जाती है, जिसकी वजह से तापमान में चेंजमेंट आता है। और इसी तापमान की वजह से क्या है, ऋतुओं में बदलाव भी होता है। और ऋतुओं में बदलाव सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, इसके साथ साथ जो परिक्रमा और परिभ्रमण है उसकी वजह से भी होता है। तो हम यहाँ पर मुख्यतः देखते हैं कि ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो मुख्य तौर पर हम इन मानसूनी जलवायु में इन 3 ऋतुओं को देखते हैं। ये किसी भी देश की हम बात करें, किसी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे की बात करें, पूर्वी किनारे की बात करें 10 से 30 के मध्य में, हमें यहाँ पर लगभग मुख्य रूप से यही 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलेंगी। वर्षा की बात करेंगे, वर्षा यहाँ कैसी होती है, चक्रवाती भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा पर्वतीय भी हो सकती है। चक्रवाती का मतलब क्या है, जब चक्रवात से वर्षा हो। ठीक है, पर्वतीय का मतलब क्या है, जब पवन ठंडी होकर के पर्वतों के सहारे ऊपर को जब उठे, अर्थात पवनाभिमुखी जब वो चले तो ऊपर ठंडी होकर के फिर बारिश करे। जैसे पश्चिमी घाट में हम देखने को पाते हैं, जब हम हिमालय की तरफ जब हवा बढ़ती है तो उससे टकराने के बाद ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद संघनन होता है, संघनन के बाद वर्षा होती है, तो इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद संवहनीय वर्षा क्या है, संवहनीय वर्षा वही जो मैंने ITCZ वाला कॉन्सेप्ट बताया कि गर्मी की वजह से, तापमान की वजह से वहाँ की हवा जो है ऊपर उठी गर्म होकर के अपने साथ आर्द्रता ले गई, उसके बाद वो ठंडी होकर के बारिश हुई, तो उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा की मात्रा स्थानीय उच्च पर निर्भर करती है कि वहाँ की ऊंचाई कैसी है। ऊंचाई के आधार पर जो है वर्षा कम ज़्यादा हम देखने को पाते हैं। ठीक है, जैसे हम पश्चिमी घाट का पश्चिमी एरिया देखें और पश्चिमी घाट का पूर्वी, तो पूर्वी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। ठीक है, तो ऐसे हम उच्चावच के आधार पर वर्षा हम यहाँ पर देखते हैं। कहाँ पर, मानसूनी जलवायु में। इसके साथ साथ यहाँ पर कृषि का विकास भी अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मुख्य फसलें कपास है, गन्ना है, चाय है, कहवा है, हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। तो ये जैसे हम बात करें कपास की, ठीक है, तो कपास चाहे आप अफ्रीका के क्षेत्र में जाएंगे तो लगभग यही इथोपिया, क्योंकि इथोपिया और इसके बाद जो मिस्र वाला एरिया है लगभग टच है, सूडान वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इथोपिया है, सोमालिया है, यहाँ पर हम गन्ना, चाय, कहवा यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ब्राज़ील की बात करें, यहाँ हो जाएगा। मध्य अमेरिका में जैसे आप क्यूबा की बात करते हैं, क्यूबा में क्या है, चीनी का कटोरा बोलते हैं ना उसको, तो वहाँ भी गन्ना अच्छा होता है। हमारे भारत में भी अच्छा गन्ना होता है। ठीक है, तो गन्ना की फसल भी हमारे यहाँ होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मुख्य जो फसलें हैं, ये फसलें लगभग हर जगह देखने को मिलेगी। तो अगर आपने एक बार एक जलवायु प्रदेश की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया तो आप सारी के सारी जगहों के बारे में, आप उनकी फसल के बारे में आप जान पाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं
कि अगर वहाँ की कृषि अच्छी है तो कृषि अच्छी होगी तो कृषि पर आधारित उद्योगों का अधिक विकास होगा। जब उद्योगों का विकास वहाँ पर होगा तो वहाँ पर नगरीकरण या शहरीकरण होगा। तो ऐसे शहरों के फिर नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है ना, कि ये शहर किस देश में और किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट से लेकर के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हम देखते हैं मानसूनी वाले में कि आमतौर पर जो है वनस्पति है वो पर्णपाती पाई जाती है। ठीक है, अर्थात पत्ते यहाँ पर गिरते हैं फिर नए पत्ते उगते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की आज विषुवतीय और मानसूनी जलवायु के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूडान तुल्य, सवाना तुल्य और मरुस्थलीय जलवायु के बारे में। ठीक है, तो आई होप मैंने कोशिश की है आपको कि ये 2 जलवायु प्रदेशों के बारे में अच्छे से समझ में आए। ये मैंने कोशिश की, आई होप आया भी होगा। इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।